हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नमाज स्टडी पर। सो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए होने वाला है और वैसे छात्रों के लिए ये क्लास होने वाला है जिनका ट्रेड आईसीटीएसएम है। सो फ्रेंड्स, अगर आपका ट्रेड आईसीटीएसएम है तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। तो आज इस क्लास में आईसीटीएसएम का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीबीटी एग्जाम में ट्रेड थ्योरी से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव ही में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आईटीआई फर्स्ट ईयर की सीबीटी एग्जाम की बेहतर तैयारी करनी है तो आप अपना ट्रेड थ्योरी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करना शुरू कर दें। आप जिस भी ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं, आप अपना ट्रेड थ्योरी में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एकदम रट लें। और दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, अगर आप ये क्लास फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। और दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों, आज का ये क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस चैप्टर का नाम है ट्रेड परिचय एवं सुरक्षा सावधानियां। आईसीटीएसएम का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है ट्रेड परिचय एवं सुरक्षा सावधानियां। तो इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस को आपको बताने वाले हैं। आप ये सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो पहला चैप्टर होता है किसी भी ट्रेड का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उससे क्वेश्चंस ज़रूर आपका सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए ये आईसीटीएसएम का पहला क्लास है 2025 के लिए, फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए। तो आप इस क्लास को स्किप बिल्कुल ना करें और कंटिन्यू देखते रहें क्लास को। तो इस क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, संचार प्रणाली का मुख्य कार्य है। संचार प्रणाली का मुख्य कार्य है। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सूचनाओं का ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी है सूचनाओं का अभिग्रहण, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। संचार प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? संचार प्रणाली है तो उसका जो मुख्य काम है वो क्या है? तो संचार प्रणाली का मुख्य काम है सूचनाओं का ट्रांसमिशन करना और सूचनाओं का अधिग्रहण करना। मतलब सूचना को एक जगह से दूसरे जगह भेजना, और संचार प्रणाली का काम है कि सूचनाओं को प्राप्त करना। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और दोस्तों, अगर आपको ये क्लास थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा है तो आप इस क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सुरक्षात्मक सावधानी के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं और जब भी क्वेश्चंस को पढ़ें तो आप पूरी डिटेल से, समझदारी से और बढ़िया से पढ़ें। सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ें और देखें कि क्वेश्चंस आपसे क्या पूछ रहा है, क्या सवाल कर रहा है आपसे। तो जैसा कि ये जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सुरक्षात्मक सावधानी के अंतर्गत नहीं आता? ये क्वेश्चंस पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो काम है सुरक्षात्मक सावधानी के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको चुनना है इसमें से। तो आप ध्यान से ऑप्शन को भी पढ़ें, उसके बाद ही टिक करें
कि कौन सा काम सुरक्षात्मक सावधानी के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए है सुरक्षा चिन्हों का अनुपालन करना। तो ये जो है ऑप्शन ए, सुरक्षा चिन्हों का अनुपालन करना, ये सुरक्षात्मक सावधानी के अंतर्गत आता है। और क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नहीं आता है, ये चुनना है। तो ऑप्शन बी है कार्यशाला में उपयुक्त पोशाक पहनना। कार्यशाला में उपयुक्त पोशाक पहनना, ऑप्शन बी जो है वो भी सुरक्षात्मक सावधानी के अंतर्गत आता है। जिस भी आप कार्यशाला में काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर आपको सुरक्षा के लिए आपको विशेष प्रकार की पोशाक दी जाए तो आप उसे जरूर पहने। ऑप्शन सी है फ्यूज फायर बदलने से पूर्व मेन स्विच ऑफ करना। तो ये भी सुरक्षात्मक सावधानी के अंतर्गत आता है। तो लास्ट ऑप्शन बच गया है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ही सही होने वाला है इस क्वेश्चन के अनुसार। तो ऑप्शन है डी, पोल या टावर पर कार्य करते समय सुरक्षा पेटी का प्रयोग न करना। तो ये जो ऑप्शन है ये हो जाएगा राइट आंसर। पोल या टावर पर काम करते समय सुरक्षा पेटी का प्रयोग न करना, यह सुरक्षात्मक सावधानी के अंतर्गत नहीं आता है। अगर आप पोल या टावर पर काम कर रहे हैं तो आप सुरक्षा पेटी का प्रयोग जरूर करें। प्रयोग करना, सुरक्षा पेटी का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इस क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है विद्युत में तार से संपर्क होने पर एक व्यक्ति को झटका लगता है। विद्युत में तार के संपर्क में आए व्यक्ति के बचाव हेतु निम्न में से कौन सा कार्य सर्वप्रथम करना चाहिए। प्रश्न है कि एक विद्युत में तार से संपर्क होने पर एक व्यक्ति को झटका लगता है। विद्युत में तार के संपर्क में आए व्यक्ति के बचाव हेतु निम्न में से कौन सा काम सबसे पहले करना चाहिए। ऑप्शन ए है तत्काल डॉक्टर को बुलाएंगे। ऑप्शन बी है उसका हाथ पकड़कर विद्युत में तार से छोड़ाएंगे। ऑप्शन सी है उसे विद्युत में तार से पृथकीकृत आइसोलेट करेंगे। और ऑप्शन डी है अस्पताल ले जाएंगे। तो अगर किसी व्यक्ति का विद्युत में तार से संपर्क में आ गए हैं तो आप उसे बचाने के लिए सबसे पहले आप उसे विद्युत में तार से अलग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ना कि आप उसका हाथ पकड़कर विद्युत में तार से छोड़ाएंगे। अगर आप ऐसा करने की कोशिश किए तो आप भी विद्युत में तार के संपर्क में आ जाएंगे और आपको भी करंट लग सकता है। ऑप्शन ए था कि तत्काल डॉक्टर को बुलाएंगे। तो डॉक्टर को बुलाएंगे जरूर, लेकिन सबसे पहले जो काम करना है, जो तार से संपर्क में आए हैं व्यक्ति, उसको सबसे पहले अलग करना है। उसके बाद पीड़ित को हवादार जगह पर रखेंगे, तत्काल डॉक्टर को फिर बुलाएंगे। लेकिन जो सबसे पहले काम करना है वो है कि विद्युत में तार से अलग करेंगे, आइसोलेट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है डॉट 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 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत प्रवाह स्थापित हो जाता है, जिससे हमें विद्युत झटके का अनुभव होता है। मतलब प्रश्न है कि कितने वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत प्रवाह स्थापित हो जाता है, जिससे हमें विद्युत झटके का अनुभव होने लगता है। ऑप्शन ए है 30 वोल्ट, ऑप्शन बी है 60 वोल्ट्स, ऑप्शन सी है 90 वोल्ट्स और ऑप्शन डी है 120 वोल्ट्स। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 90 वोल्ट्स। 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत प्रवाह स्थापित हो जाता है, जिससे हमें विद्युत झटके का अनुभव होने लगता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है
भारी मशीनों के स्थानांतरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए? भारी मशीनों के स्थानांतरण स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए है फार्क लिफ्ट ट्रक, ऑप्शन बी है पैलेट ट्रक, ऑप्शन सी है ट्रॉली और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। भारी मशीनों के स्थानांतरण के लिए फार्कलिफ्ट ट्रक या पैलेट ट्रक या ट्रॉली, ये सभी ट्रकों से स्थानांतरण के लिए इसका प्रयोग में ला सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, एक विद्युत कार मतलब इलेक्ट्रिशियन, जो इलेक्ट्रिक का काम करता हो, इलेक्ट्रिशियन उसे बोलते हैं। तो एक विद्युत कार विद्युत चालित उपकरणों संबंधी निम्न में से क्या कार्य करने में पारंगत होना चाहिए? एक विद्युत कार विद्युत चालित उपकरणों संबंधी निम्न में से क्या कार्य करने में पारंगत होना चाहिए? ऑप्शन ए है निर्माण संबंधी कार्य, ऑप्शन बी है अनुरक्षण संबंधी कार्य, ऑप्शन सी है मरम्मत संबंधी कार्य और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। एक इलेक्ट्रिशियन को निर्माण संबंधी कार्य, अनुरक्षण संबंधी कार्य, मेंटेनेंस रिलेटेड वर्क और रिपेयर रिलेटेड वर्क, मतलब ये सारे काम एक इलेक्ट्रिशियन को जरूर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का प्रतिरोध कितने के बीच होता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हो सकता है कि ये प्रश्न आपके ITI CBT एग्जाम में भी पूछे जा सके। तो प्रश्न है कि मानव शरीर ह्यूमन बॉडी का प्रतिरोध कितने के बीच होता है? ऑप्शन है 60 के ओम से 300 के ओम। 60 के मतलब 60,000 ओम से 300 के ओम मतलब 300,000, 3 लाख ओम। इसी तरह ऑप्शन डी है 50 के ओम से 100 के ओम। ऑप्शन सी है, यहाँ पे सी की जगह ये लिखा गया, सॉरी, 100 के ओम से 500 के ओम। और ऑप्शन डी है 80 के ओम से 8,000 के ओम। तो मानव शरीर का प्रतिरोध कितने का बीच होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 100 के ओम से 500 के ओम, मतलब 1 लाख ओम से 5 लाख ओम के बीच का मानव शरीर का प्रतिरोध होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। विद्युत लाइन पर कार्य करने की स्थिति में यदि आप मुख्य स्विच से कुछ दूरी पर कार्य कर रहे हो तो स्विच बोर्ड पर इनमें से कौन सी सूचना लगाएंगे? प्रश्न है कि विद्युत लाइन पर कार्य करने की स्थिति में यदि आप मुख्य स्विच से कुछ दूरी पर काम कर रहे हैं तो स्विच बोर्ड पर इनमें से कौन सी सूचना लगाएंगे? तो ऑप्शन ए है मुख्य स्विच ऑन रखकर कार्य जारी है सूचना लगाएंगे। ऑप्शन बी है मुख्य स्विच का फ्यूज निकालकर कार्य जारी है सावधान सूचना लगाएंगे। ऑप्शन सी है मुख्य स्विच ऑफ करके लाइन पर कार्य हो रहा है सूचना लगाएंगे। या ऑप्शन डी है मुख्य स्विच ऑन रखकर उच्च वोल्टता से खतरा सूचना लगाएंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य स्विच का फ्यूज निकालकर कार्य जारी है सावधान का सूचना लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है,
एक वैद्युतिक उपकरण इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को विद्युत स्रोत से संयोजित करने से पूर्व निम्न में से क्या सुनिश्चित करना आवश्यक है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है उपकरण पूर्णतः ठीक है। ऑप्शन बी है उपकरण सप्लाई देने योग्य है। ऑप्शन सी है उपकरण का धात्विक भाग अर्थ है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको किसी भी वैद्युतिक उपकरण को विद्युत स्रोत से संयोजित करने से पहले आपको ये सुनिश्चित जरूर कर लेना चाहिए कि उपकरण पूर्णतः ठीक है और उपकरण को सप्लाई देने योग्य है और उपकरण का धात्विक भाग अर्थ है। ये सुनिश्चित कर लेना बहुत आवश्यक है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है सर्दी के मौसम में विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति को किस से उड़ा दें? प्रश्न है सर्दी के मौसम में विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति को किस से उड़ा दें? यहाँ पे खाली स्थान। तो ऑप्शन ए है मुंह उघड़ा रखकर कंबल उड़ा दें। ऑप्शन बी है मुंह सहित कंबल उड़ा दें। ऑप्शन सी है चटाई उड़ा दें। ऑप्शन डी है सूती कपड़ा उड़ा दें। तो सर्दी के मौसम में विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति को मुंह उघड़ा रखकर कंबल उड़ा दें। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंह उघड़ा रखकर कंबल उड़ा दें। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है विद्युत पोल या टावर, इलेक्ट्रिकल पोल और टावर पर कार्य करते समय किसका प्रयोग करना आवश्यक है? तो प्रश्न है विद्युत पोल या टावर पर काम करते समय किसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए? ऑप्शन है दस्तानों का। ऑप्शन बी है सुरक्षा पेटी का। ऑप्शन सी है फास्ट एड बॉक्स का। और ऑप्शन डी है सीढ़ी का। तो विद्युत पोल या टावर पर काम करते समय सबसे पहले सुरक्षा पेटी का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पोल या टावर पर काम करते समय सुरक्षा पेटी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पोल और टावर की हाइट बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पर काम करने में डर बहुत ज़्यादा लगता है, जिससे गिरने का खतरा बना हुआ रहता है। तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सेफ्टी है वो है सुरक्षा पेटी का उपयोग करना। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है जीवित वैद्युतिक लाइन, लाइव इलेक्ट्रिक लाइन पर कार्य करते समय किसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए? जीवित वैद्युतिक लाइन पर काम करते समय किसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए? ऑप्शन ए है विद्युत रोधी औजार। ऑप्शन बी है धात्विक औजार। ऑप्शन सी है रबर के दस्ताने। और ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, विद्युत रोधी औजार और रबर के दस्ताने। ये दोनों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए जब आप लाइव इलेक्ट्रिक लाइन पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। विद्युत झटके के कारण इनमें से कौन सी शारीरिक क्षति नहीं हो सकती है? फिजिकल डैमेज। विद्युत झटके के कारण इनमें से कौन सी शारीरिक क्षति नहीं हो सकती है? ऑप्शन है हड्डी टूट जाना। ऑप्शन बी है रक्त प्रवाह होना। ऑप्शन सी है शरीर पर छाले पड़ना। ऑप्शन डी है मूर्छित होना। तो इस प्रश्न का
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड्डी टूट जाना। विद्युत झटके के कारण हड्डी टूट जाना फिजिकल डैमेज नहीं हो सकती है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड्डी टूट जाना। विद्युत झटके के कारण फिजिकल डैमेज नहीं हो सकती है, जो हड्डी टूट जाए। हाँ, जहाँ पे झटका लगा है वहाँ पे छाले पड़ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। विद्युत के संपर्क में आए व्यक्ति को छोड़ाने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। विद्युत के संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है मशीन उपकरण का मेन स्विच ऑफ करें। ऑप्शन बी है पीड़ित को खींच कर छोड़ाएं। ऑप्शन सी है छुड़ाते समय पीड़ित को झटके से भूमि पर ना गिरने दें। और ऑप्शन डी है मेन लीड का प्लग टॉप निकालें। तो विद्युत के संपर्क में आए व्यक्ति को छोड़ाने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन है ऑप्शन नंबर बी, पीड़ित को खींच कर छोड़ाएं। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों इस क्वेश्चंस को करा करके क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और दोस्तों इस चैप्टर में ट्रेड परिचय एवं सुरक्षा सावधानियां के चैप्टर में और भी क्वेश्चन हैं, तो वो क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, क्योंकि आज का ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबा होने जा रहा है। तो इसलिए चाहते हैं कि क्लास को छोटा छोटा करा करके क्वेश्चंस को आसानी से आपको समझाएं और आपको भी क्लास को देखने में ज़्यादा समय न लगे। तो प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार उद्देश्य नहीं है? निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए है पीड़ित व्यक्ति के जीवन को बचाना। ऑप्शन बी है स्वयं की सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना। ऑप्शन सी है घाव को अस्वच्छ कपड़े से ढकना। और ऑप्शन डी है पीड़ित को अस्पताल भेजने की व्यवस्था करना। तो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड का उद्देश्य नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घाव को अस्वच्छ कपड़े से ढकना। घाव को अस्वच्छ कपड़े से ढकना ये फर्स्ट एड का उद्देश्य नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिए। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप ये क्लास फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। और बहुत जल्द मिलते हैं नए क्लास के साथ। जय